हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज आपके बोलने का दिन है, कॉलर्स डे होता है जुम्मे को, तो आपसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग ठीक हैं? जी बिल्कुल। मैं आप लोगों को कॉल इसलिए कर लेता हूँ कि आप लोग सुन लेते हैं, और दूसरे ये कि आप लोग प्रोफेशनल हैं, वो 22.5 रुपए वाले जर्नलिस्ट नहीं हैं सर। बड़ी मेहरबानी। यहाँ तो यही है ना कि एक डॉन और एक उर्दू अखबार पढ़ के लोग जर्नलिस्ट बन जाते हैं। सही बात सर, फरमाइए। अच्छा, मैंने 2-3 चीजें पे बात करनी है। बड़ा अपने जेनरस कमेंट्स दीजिएगा। एक ये कि ये जो है कि उज़ैर बलोच की जीआईटी कब आएगी? ओके। मतलब वो 1.5 साल 2 साल उसको अरेस्ट हुए हो गए, जीआईटी आती है फिर छुप जाती है, उसको ओपन क्यों नहीं करते? जरा अपनी मालूमात करें कि उसकी जीआईटी कब आएगी। और जो लोग डेली बताते हैं कि हम लोग फिर ये जो हमारा सिलेक्शन है धोबियों के लिए, धोबी हम लोग इलेक्ट करते हैं, फिर उसको कहते हैं हम सेलेक्ट भी करें, ये सिलसिला कब बंद होगा? ये बंद हो भी सकता है पाकिस्तान में, ये सिलसिला चलता रहेगा कि हम धोबियों को लेके आए, फिर ड्राई क्लीनिंग करवाएं और फिर उनसे कहें कि आप लोग इसको सेलेक्ट करें। नंबर थ्री ये कि मतलब हम टीवी पे देखते हैं, सुनते रहते हैं कि एक आदमी आके बताता है कि अब आज जबरदस्त हो रहा है, 3 साल से जबरदस्त चल रहा है कि सारे अरेस्ट हो जाएंगे और ये ऑपरेशन क्लीन अप हो जाएगा। कुछ नहीं होता। डॉक्टर आसिम भी चला गया, एयान अली भी चली गई, अब जो है साख डार का नाम भी क्लियर हो गया। होता कुछ नहीं है, हम सिर्फ बातें करते हैं, टीवी पे आके जबरदस्त करते हैं, धोबियों की तस्वीरें लगाते हैं, और हर कोई अपनी जो है फेवरेटिज्म के साथ किसी ने एक पार्टी को उसको सपोर्ट कर रहा होता है, एक चैनल दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, तीसरा चैनल तीसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है। बिलीव मी, एक्सेप्ट यू गाइस, जो बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करते हैं और जो 22.5 रुपए वाले जर्नलिस्ट नहीं है। अपने जेनरस कमेंट्स दीजिए प्लीज। जनरस कमेंट आप क्या आते हैं, आपने खुद ही दे दिए सारे। हाँ नहीं, वो उज़ैर बलोच की जेआईटी की बात की है, तो उज़ैर बलोच की जेआईटी एक तो पहले आ गई थी, फिर आखिरी इत्तलात आने तक ये था कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, और उसकी अपडेट हम लेकर के बिल्कुल अच्छा आपने याद कराया, विल फॉलो इट अप और आपको बिल्कुल बताएंगे कि क्या हुआ। दूसरी बात, इन्होंने ये सेलेक्ट वाली की है सर, क्या वो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मतलब वो उन्होंने खुद ही मुकदमा खड़ा किया, फिर उसका जवाब भी दे दिया। हाँ, तो बहरहाल ऐसा ही होता रहा है और शायद ऐसा ही होता रहे जब तक लोग अपनी पार्टिसिपेशन कुल्ली तौर पर, जो हमारे यहाँ हमेशा आपको पता है जब इलेक्शन के रिज़ल्ट आते हैं तो एक हेडलाइन ज़रूर अखबारों में भी लगती है कि खामोश अक्सरियत, खामोशी रही। तो उसमें जब वो आपका इलेक्शन की जो परसेंटेज है वो 50% रहेगी अराउंड या उससे कम रहेगी, तो फिर उसमें उन लोगों को चांस अखबारों में आता है आम शहरी तशवीश में मुब्तला। ये आम शहरी होते कहाँ हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखा इनका। ये गर्मियों की बात है। हाँ, साल में एक सीजन आता है। हाँ, आम शहरियों को तशवीश कभी अच्छा, ये आखिरी जहाँ तक आखिरी सवाल चैनल्स का कि वो पार्टीज को सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड भी, क्या ऐसा होता है या ये हमारे कुछ हद तक तो होता है। अच्छा। आई मीन इंडिविजुअल्स तो करते हैं। नहीं, इंडिविजुअल्स भी नहीं, अब तो बॉस उससे बहुत आगे गेम चली गई है। आई मीन जैसे फॉक्स न्यूज आप देखिए यूएस में, वो 100% रिपब्लिकन। नहीं, एक्सेप्शन नहीं है सर, इट इज द रूल नाउ, लेट्स मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। इंडियन मीडिया हमारे से भी 10 हाथ आगे। या देखें, अल्टीमेटली तो ये नाज़रीन पे ही है ना। अब अगर कोई 4-5 सालों से कह रहा है कि जी बस कल सबको फांसियां लग जाएंगी, हाँ, और वो कभी नहीं लगी, और लेकिन हर दिन वो कहता रहे, और फिर आप फिर भी उतनी लगन के साथ सुन रहे हैं और हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो इसका क्या कह सकते हैं? हाँ, लेकिन व्यूअर्स भी समझदार हैं, समझ जाते हैं, लेकिन चैनल्स की भी जिम्मेदारी तो होती है कि यार आप भी मिसलीड ना करें ना। आप भी अपना एक फोरम देते हैं कि जी आप मिसलीड करें लोगों को कि हाँ जी बस ये आप देख लेना एक हफ्ते के अंदर, फिर ये समझते हैं कि अगले हफ्ते जो है पॉइंट है कि यार वो तो नहीं सुधरने वाले ना यार, तो इससे बेहतर है कि नाजरीन ही थोड़े ज्यादा अवेयर हो जाए। तो आप चाह रहे कि नाजरीन डॉक्टर बन जाए और एंकर ना बने, कोई तो इलाज करे ना मेरी जान। हाँ, कुर्ता तुमने कहाँ से लिया? बहुत आला है सर, देख लें बस, ये बेगम ने दिलाया था ईद पे। अच्छा, एक वाकई आपकी भी लाइंस इन करते हैं आप लोग अभी अगर कामरान अली साहब हैं हस्ब मामूल अपने ताज़ा कलाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं?
बस स्टैंड पे खड़ा मुसाफिर बिल आखिर तंग आकर बोला, देखिए मैडम आपका बच्चा मुझ पर मट्टी झाड़ रहा है। मैडम तंजन हंसकर बोली, ये तो मेरा भांजा है, मेरा बच्चा तो वो बैठा आपकी छतरी फाड़ रहा है। वाह, चलिए गुड। ये के हवाले से जो आपने प्रोग्राम किया वो इंतहाई शानदार था। आज से पहले किसी साथी को ऐसी जुर्रत नहीं हुई कि वो मतलब वो एक शजरा ममनुआ को छेड़े। और ये जो लिफाफा जर्नलिज्म करते हैं ये वो साथी कभी भी इस तरह की रिपोर्ट वो शाया नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि शोधा के नाम पे जो इतने बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया जा रहा है, जो अरबों की जमीन कोड़ियों के भाव मतलब उन्होंने खरीदी और आगे दी जा रही है, तो इस हवाले से इन इदारों का एहतसाब कब होगा? कामरान भाई मेरे ख्याल में उधर तक ही रहने दें जितनी हमने जरूरत कर ली है। आप क्या चाह रहे हैं? मतलब अब जो जरूरत करनी है आप कर लें। लेकिन देखिए कुछ लोग कोर्ट में गए हैं और जैसे बहरिया टाउन का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहाँ पर इसी तरह जो यहाँ पर जिन लोगों की ज़मीनें कब्जाई गई हैं वो लोग भी कोर्ट में गए हैं। कुछ लोगों ने कोर्ट से स्टेज लिए हैं। अब लेट्स सी के फर्दर क्या होता है। एरिज़ोना अमरीकी रियासत है, वहाँ से अमजद अली साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। मेरे 2-3 क्वेश्चन है जी, 2 ज़रार खोड़ों के साथ। हेलो जी जी जी, मेरे 3 क्वेश्चन है, 2 तो ज़रार खोड़ों के लिए हैं और एक जो है उन साहब के लिए जिनको गुलाबी साबुन बनाने वालों ने कास्टिक सोडा साफ करने के लिए कहा था। ये रेफरेंस है BBC का आर्टिकल। अच्छा, ज़रार खोड़ साहब से क्वेश्चन ये है कि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत फेक न्यूज आती हैं जी, तो मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डॉन न्यूज जैसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसको एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करें और वापस में वो बता देंगे ये फेक है या नहीं है। उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सही है। अगर सही हो तो उसके बारे में कोई लिंक भेज दें कि सही न्यूज ये ओके, इट विल बी ए कॉमन गुड फॉर एवरीबॉडी। और एक अच्छा रेप्यूटेबल अदारा अगर इसमें हिस्सा ले तो वही कामयाब हो सकता है, अदरवाइज तो हर कोई वैलिडेट करना शुरू कर देगा। दूसरा क्वेश्चन जो ये है कि ये इंटरनेट पे जो है रोमन उर्दू और रोमन हिंदी जो टाइप की जाती है इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर कोई अपने तरीके से करता है। तो प्रॉबली कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। प्रॉबली हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलके इनके इंटेलेक्चुअल्स कुछ करें कि अगर हम एक स्टैंडर्ड तरीके से टाइप करें तो सबको समझ आए। और प्लस अगर उसको एक टूल हो कि अगर रोमन में टाइप किया हुआ कोई सेंटेंस है तो वो ऑटोमेटिकली जो है हिंदी में भी ट्रांसफर हो जाए, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट में या नस्तालीक में हो जाए, तो ताकि ये जो जनरेशन गैप है ना, ओल्डर लोगों के लिए ये रोमन इंग्लिश समझना बहुत मुश्किल है। सही, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो है बसतुल्लाह खान साहब से है, ये उर्दू में जो है लोकल साउंड जो नॉन फारसी साउंड थी डाल रे, ये अल्फाबेट कब ऐड हुए और किसने किए? मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, ये इनके इल्म में नहीं है। आपके जो पहले 2 सवाल हैं मेरे से, उनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। व्हाट्सएप पर ये करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि और किसी इदारे के लिए भी करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इतनी खबरें आएंगी कि उसके लिए आपको लिटरली एक 15 लोगों की डिपार्टमेंट लगानी होगी। मेरे पास इसका एक अच्छा सा इलाज है। बताओ। व्हाट्सएप के मैसेजेस को डिलीट ऑल करें, जो खबर डिलीट नहीं होगी वो सच्ची होगी और बाकी जो है वो सब झूठी होगी। अब शुएब मंसूर दोहा से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, नात कैसे हैं? अल्लाह करम सर, आप सुनाएं। ठीक ठाक सर, मेरा दरस तदरीस से ताल्लुक है। मैं 10 सालों से यहाँ इल्मी खदमात अंजाम दे रहा हूँ। मैंने ये देखा है पूरी दुनिया में मुसलमानों की जब बात करें तो या तो वो रहते तशी हैं या सुन्नी हैं। इसी तरह अगर आप जमातों की बात करें, सियासी जमातों की, तो या एक रूलिंग पार्टी है और या अपोजिशन है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के लोगों को शऊर कब आएगा कि हम लोग पाकिस्तान में जो मुखालिफ पार्टी है उसके किसी भी उम्मीदवार के साथ मिलकर जो हमने दूसरे पार्टी के
जो बंदों के खाके और जानवरों की तस्वीरें, उनको जिस तरह हम लोग जलील करते हैं, और वही लोग जिनके साथ मिलकर हम लोग दूसरी पार्टी को जलील कर रहे होते हैं, वही लोग कल को दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं। एक इखलाकी में गिरावट की बात करता हूँ। इसी तरह मजहबी आप देखें तो पूरी दुनिया में जो है वो सारे लोग मक्का में जाके एक इमाम के नीचे पीछे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिश्ते तक जो है वो लोग जो है वो एक जमात या दूसरी जमात का बंदा और रिश्ते मुनक़ता कर देते हैं, ताल्लुकात आपस में सब कुछ तलाक़ें तक दे देते हैं कि भाई ये इस मसलक का है। तो ये हम कि पाकिस्तान में कोई ज़ाब्ता इखलाक कोई हो सकता है ऐसा, कोई पार्टी कोई पैनल बैठे कि भाई इन लोगों को इसका ज़ाब्ता इखलाक इनको स्टॉप करे। ये इस हद, यानी मैं देखा है कि जितनी भी दुनिया के जितने भी मसले मसाइल हैं, जितने भी ड्रामे हैं, वो हमारे मुल्क में होते हैं। पूरी दुनिया में आप देखें तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ आके रोज नई चीजें, रोज नया ड्रामा। पॉलिटिक्स में भी यही हिसाब है, मजहब में भी यही है। तो क्या कोई इनको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए कुछ ज़ाब्ता इखलाक कोई हुकूमत या कुछ नहीं हो सकता कुछ भी? सर काश शोएब भाई ड्रामा नया होता, ड्रामा पुराना ही है, बस वो आवाज वही अंदाज नया वाला काम चल रहा है। तो बाकी लेकिन अगेन थोड़ी सी काफिलिस्टिक बात शायद आपको लगे, आम शहरी मासूम शहरी वो है नहीं, लेकिन सर वो जी सर देखिए तो जाहिर है कि वो इसी तरह अपनी तकलीफ एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, और क्या करें? लेकिन बात तो जायज़ है। और मैं ये सब इतना कहूँगा कि ज़ाब्ते इखलाक की गेम नहीं है, वो तो ऊपर से आएगा ना यार। अगर आप कोई देखे कि भाई आपकी बरादरी में ऐसे हो रहा है कि जी आप इससे शादी नहीं हो सकती, ये इस मसलक की, हम एक अलग मसलक की है, तो फिर वहाँ पर आपको खुद एक स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा इनकी मासूमियत देखें ना, जिनसे शिकवा है उन्हीं से ज़ाब्ता अखलाक भी मांग रहे हैं। नहीं वो तो जाहिर है, वो एक माशरे की बात है। ये चीजें बॉटम अप से ही आएंगी, ये चीजें बॉटम अप से ही आएंगी। जब एक पार्टी का सपोर्टर कहे कि यार क्यों जलील कर रहे हो एमी, हाँ तो फिर ही ऊपर वाले नोटिस करेंगे ना। अगर सब जी सर हाँ लगे रहे तो फिर जाहिर है। और एक ब्रेक ले लें? ब्रेक ले लें सर, अब 2 ब्रेक ले लें। चले, 2 तो नहीं ले सकते, एक ही ले लेते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। वकार खटक साहब हैं पेशावर से। जी वकार भाई। आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं हिराजी अकीदत पेश करता हूं और सलाम पेश करता हूं उन तमाम शहीदों को जो इस मिट्टी और इस धरती के लिए कुर्बान हो गए। और आज चूंकि बशीर बिलोर शहीद की बरसी थी, तो मैं बशीर अहमद बिलोर साहब शहीद को भी सलाम और हिराजी अकीदत पेश करता हूं, जो बड़ी बहादुरी से इस धरती के लिए और इस मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए। बिल्कुल हम भी साथ हैं उनको, बिल्कुल आपके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम पुराने सेंसस पे पाकिस्तान पे चले जाएं तो अगर 18 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की और 6 पर्सन पर हाउस होल्ड हम ले लें तो ये 3 करोड़ गिराने हो गए। मेरी बात आ रही है ना? सुन रहे हैं आप? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, तो ये अगर 3 करोड़ गिराने हो गए, हाउस होल्ड्स हो गए, और इसमें अगर 1 करोड़ गिराने को हटाओ जिसमें बिजली का बिल नहीं आता, तो 2 करोड़ गिरानों को बिजली का बिल आता है, चाहे मस्जिद हो, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो। और उस बिजली के बिल में 35 रुपए टीवी का फीस होता है हर महीने, पाकिस्तान टेलीविजन का फीस। तो इसका मतलब ये है कि 35 मल्टीप्लाई बाई 2 करोड़ इज इक्वल टू 70 करोड़ रुपीस पर मंथ हमसे लिए जा रहे हैं टीवी के फीस के मुतालिक। तो ये 70 करोड़ और इसको 12 में जरब दे दें तो पता नहीं कितने अरब रुपए बन जाते हैं। तो ये कब तक हमसे लेते रहेंगे इस गरीब आवाम से? और पीटीवी मतलब इस आवाम के लिए क्या कर रही है? तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि चाहे मस्जिद का बिल हो, चाहे स्कूल का बिल हो, बिजली का, चाहे घर का हो, तो ये 35 रुपए किस जमाने से शुरू हो गया और किस जमाने में ये खत्म होंगे? तो इस पे अगर आप रोशनी डालिएगा तो बड़ी मेहरबानी। मैं रोशनी डालता हूँ, लेकिन ज़रा रिवर्स रोशनी में डालूंगा, इसलिए कि जो टैक्स लग जाते हैं कम से कम मैंने तो अपने होश में नहीं देखा कि वो कभी वापस भी गया हो, उसका नाम बदल जाता है, टैक्स वहीं रहता है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ।
ईस्ट पाकिस्तान फ्लड रिलीफ टैक्स बोला साइक्लोन 1970 में ये लगा था, ₹1 फी गैलन इजाफा हुआ। ठीक है, ठीक है। आज तक आप दे रहे हैं, ठीक है, ओके, अच्छा, ठीक है। इकरा सरचार्ज है ना, तालीम के फ़रोग के लिए जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से आज तक इकरा सरचार्ज चल रहा है। ज़ाहिर खरबों रुपए जमा हो गए होंगे, तो आपको तो पता है कि पाकिस्तान में खानदगी का तनासुब 100% तो हो चुका है। बिल्कुल जाहिर। तो टैक्स लगाना तो मैंने देखा है, हटना कभी नहीं, हटना मैंने कभी आज तक देखा नहीं। अच्छा, जब टैक्स आप अगर अपना बिल देखें ना इलेक्ट्रिक का, वो हर टैक्स का नाम है, ये एक्साइज ड्यूटी, एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल एडजस्ट और एडिशनल सरचार्ज। अच्छा, फिर उसके बाद जब खत्म हो जाता है ना, फिर होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस या चार्जेस हैं। सही बात, यानी कोई इंतहा नहीं है ना। तो और ये हमसे पूछ रहे हैं जी कब खत्म होगा, अब क्या जवाब दूं? मैं जवाब आपको मिल ही गया। जब तक हम देते रहेंगे वो लेते रहेंगे। तो असगर देना भी तो है ना। क्या है भाई, सैयद जाहिद अली साहब हैं कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप तीनों हजरात बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, पहले तो इसकी बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद हो। मेरी 2-3 कुछ ऑब्जर्वेशन और एक सवाल है जी। एक तो भी साहब ने जो बताया ग्रीन बस के हवाले से जी, तो मेरा डेली का जाना है इस ग्रीन बस के रूट के ऊपर। एक काफी लंबा मेरा रूट है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक बस के लिए इतना पैसा और इतनी उसकी प्रोजेक्शन हमारी फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, और फिर उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो दुख है वो बेचारी सिटी गवर्नमेंट रो रही है एज यूजुअल। अब उसमें जो रोड है एक बस के लिए जो बनाया जा रहा है वो इतना बेहतरीन बन रहा है रोड के, उसके तो क्या ही कहने। लेकिन उसके के तुफैल जो रोड गलियां बन गई हैं, खुसूसन नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और उससे पहले के जो इलाके हैं पटेलवाड़ा, लचबेला और उससे आगे, तो आप यकीन कीजिए कि जिस वक्त ये इसकी तालियां बजेंगी और प्राइम मिनिस्टर या जो भी इसका आगे इफ्तिताह करेगा और इसके जो ढोल पीटे जाएंगे, उसका नुकसान सिर्फ कराची के शहरियों को होगा। आप यकीन कीजिए इस वक्त अगर आप शहर से नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ वाले शहर की तरफ जाना चाहें तो आपको कम से कम एक्स्ट्रा 1 से 1.5 घंटा चाहिए नाज़िमाबाद से लेकर नॉर्थ नाज़िमाबाद तक। तो भाईजान क्या करें, ये ग्रीन बस की प्लानिंग खत्म कर दी जाए या प्लानिंग गलत है, या इस तरह आइंदा कोई मंसूबा ना शुरू किया जाए, क्या करें? सर मेरी अर्ज सुन लें, अगर उस भाई इसके बारे में और आपके बारे में एक ऑब्जर्वेशन थी। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अभी जिस फेज के ऊपर ये मौजूद है, अगर इस मौजूदा पोजीशन में इसके बारे में कुछ सोच लिया जाए तो हम लोगों की जिंदगी पे एक बहुत बड़ा एहसान होगा, जो कि आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत तकलीफ का बायस बनने वाला। अच्छा जाहिद अली साहब, पता है मैं क्योंकि इस्लामाबाद का हूँ, ज़्यादा अरसा वहीं गुजरा है, जब वहाँ मेट्रो बन रही थी वहाँ पर भी यही हाल था, डाइवर्जन्स क्रिएट हुई भी थी, लोग फंसे होते थे और सब ये कहते थे कि पता नहीं क्या होगा। रावलपिंडी की मरी रोड पे बदतरीन ट्रैफिक जैम होता था, जैसे सही कह रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे लगते थे, लेकिन एक दफ़ा बन गई तो बहुत बेहतर हो गए हालात। सिर्फ पॉइंट ऐसा है जो इंतहाई जिसको नज़रअंदाज किया जाता है कि जब भी आप हाईवेज बनाते हैं या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो सबसे पहले आप डाइवर्जन और मुतबादिल रास्ता जो है कारपेटेड वो बना के देते हैं ताकि वो आराम से, इसलिए कि 4-5 महीने कम से कम होता है। तो ये होता ही है कि डाइवर्जन तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी गाड़ी जंगल में जा रही है, खड्डे में जा रही है, पानी में जा रही है, उनकी बला से उन्होंने सिर्फ डाइवर्जन का तीर लगा दिया है, तो दिस इज क्रिमिनल। लेकिन प्रोजेक्ट तो जाहिर चलेगा। लेकिन देखिए कराची को ये तो सब एग्री करते हैं कि कराची को सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में अगर किसी शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए कोई डिसेंट किस्म की तो वो कराची को चाहिए, क्योंकि कराची में इतने ज़्यादा, मैं तो देखा पहले भी ग्रीन बस शुरू हुई, उसके बाद वो ईंटों पे खड़ी हो गई, जो भी शुरू होती है वो 1.5 साल के बाद जो है ना ईंटों पे खड़ी हो जाती है। तो लेट्स होप कि अमूमी तौर पर लोगों को अगर फ़ायदा हो जाता है इसके बनने का तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे वो सच ने कहा कि जाहिर है जब आवाम को गलियों में धकेलते हैं तो रास्ता तो बनाए, लेकिन कराची में कहाँ बनाए, नहीं बना। एक ब्रेक ले लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स के लिए और फिर कॉल चाइना कटिंग कर लेते हैं।
वेलकम बैक। और हमारे साथ कॉल पर है आमिर सुहेल साहब जद्दा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने 2-3 इश्यूज पे बात करनी है और पहले तो आपको प्रोग्राम करने पे बहुत बहुत मैं मुबारकबाद भी दूंगा और आप लोगों को मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेहरबानी आपकी सर। अच्छा सर, मैंने ये बात करनी है पहले तो नेशनल एक्शन प्लान पे आप देखेंगे कि उस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, और दूसरा आप हमारी अदलिया पे और ये जो केसेस होते हैं जो जाते हैं खास करके जो दहशतगर्द होते हैं उनको, और जो दूसरे आप कह सकते हैं मुसलमान, उनके केसेस इतने ज्यादा पेंडिंग होते हैं कि उनका ट्रायल और ये दूसरी चीजें इतनी लेंथी हो जाती हैं। जैसे अभी केस आया था BBC पे, स्टोरी आई थी एक औरत की जी और जी तो वो आप देखें कि वो इतना अरसा उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस केस की वो फीस वगैरह जमा करवा सकती। वो थोड़ा सा और दूसरी करें, आप नेशनल एक्शन प्लान तक ही रहें, फिर अगली बात करें, क्योंकि वो साइलिन का मसला जाहिर है वो दहशतगर्द उससे नहीं है। आप दहशतगर्दों की बात करना चाह रहे हैं, आम सिविलियन केसेस की बात करना चाह रहे हैं। अदलिया के सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। देखिए अगर दहशतगर्द भी हैं या दूसरे जो सिस्टम है वो कैसे होते हैं वो भी फिर मैं आपको वो आप खुद उससे आपका कमेंट चाहूंगा उस चीज पे। अच्छा सर, मैं जो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या हमारी जो नेशनल पॉलिसीज है मैं उससे बात कर रहा हूँ कि जो अनस्टेबिलिटी है जो हमारी इकोनॉमी सफर करती है। जैसे आप देखें कि अभी 30 तारीख उन्होंने मतलब कुछ हमारे जो सियासतदान हैं वो हर एक मंथ के बाद एक नई डेट दे देते हैं कि ये गवर्नमेंट जाने वाली है। उससे जो इकोनॉमी सफर करती है हमारी, या हमारे जो आम लोग जो धरनों की वजह से, जो इन चीजों की वजह से जो आम आदमी सफर करता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक धरना चल रहा है तो वो दुकान वाला दुकान कैसे खोलेगा, ड्यूटी पे जो लोग जिन्होंने जाना है वो कैसे जाएंगे। समझ गया मैं। पहला जो इनका है अदलिया, पहला नेशनल एक्शन प्लान के बजाय फिर वो अदलिया के ओवरऑल ना कि वो कछुए की चाल पे जो आज ही 3 खबरें छपी हैं एक ही तरह की। एक तो जिसका ये तस्करा करते हैं रानी बीबी, 19 साल पहले शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में उस पूरे ख़ानदान को हिरासत में ले लिया गया। रानी बीबी का वालिद, वालदा, भाई, कज़न। अदालत ने, लोअर कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा दे दी। ठीक, वालिद का ज़ाहिर जेल में इंतकाल हो गया, भाई जो है अब बूढ़ा होकर बाहर निकल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने 19 साल बाद नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पे अब उन्हें बरी कर दिया। अच्छा, रानी बीबी कहती है कि शुरू में जब पुलिस ने हम पे हाथ डाला तो वो पुलिस वाला कह रहा था यार 400 रुपये दे दो वरना केस में नाम डालो। 400 रुपये नहीं थे, तो 19 साल लग गए और पूरा ख़ानदान जो है वो बर्बाद हो गया। एक आज और केस सामने आया, रावलपिंडी के हैं 73 साल मोहम्मद सिद्दीक। सुनिए तो 1961 में CDA ने उनकी ज़मीन ले ली और मुतबादिल ज़मीन उन्होंने नहीं दी। 45 साल हो गए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक केस है 77 साल ख्वाजा अब्दुस समी साहब का। कराची के एक ताजिर थे, 1983 में मरी से जाते हुए कोई प्लॉट पसंद आया E7 में 2 कनाल का, तो उन्होंने 48,000 रुपये में ले लिया। अब ज़ाहिर वहाँ रहते तो नहीं थे। फिर एक दिन गए तो मालूम है कोई साहब मकान बनवा रहे हैं, उन्होंने जी प्लॉट तो मेरा है। खैर इन्होंने जनाब वो केस दायर कर दिया। 33 साल तक ये आदमी लगा रहा। अब जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया है और आज उस प्लॉट की कीमत है 20 से 25 करोड़। उससे पूछा अदलिया, उन्होंने कहा नहीं अदलिया मुझे जो भी जज मिला ईमानदार मिला। वो केस सुनना चाहते थे। ख़राबी है जो ये स्टे ऑर्डर्स की जो सियासत है ना, उसमें आप 3-3 नस्लें गुजार देते हैं, तो ये कोई रिफॉर्म इसकी होना चाहिए। 17 लाख मुकदमात इस वक्त आम अदालतों में हैं और 2 लाख खुसूसी अदालतों में हैं। ऑन एन एवरेज एक दीवानी या फौजदारी केस का फ़ैसला होने में 15 से 20 साल चाहिए आम शहरी को।
और यहाँ पर सही बात ये तो बहुत ज़्यादा, और फिर वही आ जाता है कि दहशतगर्द, अनलेस पानामा केस हो या फॉरेन फंडिंग का केस हो, किसी पार्टी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस हो, पॉलिटिकल केसेस में तो पॉलिटिकल पार्टीज भी दबा रही होती है ना, ये दरखास्त के हमारा केस क्यों नहीं लगाया, अभी लगाया, 24 घंटे टीवी पे भी तो चल रहा होता है। हाँ, और क्या, वो हमें पता ही नहीं कितने खानदान उजड़। ओ भाई, ऐसे सही बात है। और जितना अभी इस साल के शुरू में कितनी खबरें आई थी कि वो कत्ल के मुलजिम को, या मतलब फांसी लगने के बाद उसको फांसी लगने के बाद बरी कर बेहतरीन हो। कहाँ है वो? ये तो इंसाफ। और पुलिस कहते हैं कि जी हमने तो 2 साल पहले फांसी दे दी थी। सर आप कहाँ थे? आतिफ अली साहब है अबू धाबी से, इसका तो मैं बाद में तुम्हें जवाब। अच्छा, आतिफ अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वसुतुल्लाह साहब और जरार भाई और मुबशिर खोरो साहब। वालेकुम सलाम। आप लोगों का शो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम आप करते हैं, और डॉन एक ऐसा इदारा लगता है यानी आपके शो को देख के कि भाई एक इंडिपेंडेंट है, यानी नॉट लाइक द अदर कंपीटिटर्स लाइक यू, और आपको मुबारक हो बहुत बहुत, और आप कौम को अवेयर भी कर रहे हैं इस बारे में। शुक्रिया। और सबसे पहले तो एक्चुअली यही जो बात कर रहे थे हमारे जवानों के बारे में, मैं सलाम भेजता हूँ तमाम जवानों को, हमारे दिफाई इदारों को, कि वो उन्होंने इस पोजीशन पे पहुंचाया है कि हम फलस्तीन जैसे मुल्क नहीं है, और उनकी यानी कोशिशों को हम जितनी भी उनका शुक्र अदा कम है। उसके बाद जो डेमोक्रेसी की रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा कि लास्ट वीक में ये वेस्टमिनिस्टर की स्पीच में जो ब्रेक्जिट के बाद हो रही थी, तो थ्रीसा में आके पार्लियामेंट को अवेयर कर रही थी और क्वेश्चन आंसर में कर रही थी। मैंने पिछले 4-5 साल में जब तक नवाज शरीफ रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, कभी उनको ऐसा नहीं देखा कि भाई वो हमारी पार्लियामेंट में आए और आवाम को इस चीज के बारे में, ऑपोजिशन को जवाब दें। तो हमारी डेमोक्रेसी में आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर आप बताएं कि कितने साल हमें लगेंगे कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब यानी एक मुगल आजम टाइप के हमें एक सेटअप लगता है कि वो आए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट एक इदारा बनाए कि हमारा मुल्क, इंशाल्लाह हम और आप अगली नस्ल के सियासतदानों को आपकी ख्वाहिशात पे पूरा उतरता देख लेंगे। बिल्कुल। और दूसरा देखें, आपको मिसालें दी, एक तरफ फलस्तीन और एक तरफ बरतानिया, तो जितने टाइम उन दोनों को एक जैसा होने में लगेगा, समझते हैं कि शायद हमारे यहाँ भी जो है उतनी लेकिन देर में तब्दीली आएगी। मायूसी कुफर है। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। सैयद अदनान साहब हैं कराची से हमारे साथ। जी अदनान साहब। हेलो 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 हेलो। मेरे ख्याल में अदनान साहब नहीं है, तो नदीम शहजाद साहब से बात कर लेते हैं, लाहौर से उन्होंने कॉल की है। जी नदीम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं सुहेल अख्तर कोयटा से बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक बोलिए आप। जी सर फरमाइए सुहेल अख्तर साहब। हाँ, मेरा ये कहना था कि ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है और वो एक आम आदमी वहाँ तक पहुँच जाता है। शुक्रिया। मेरा सवाल ये था कि नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहे, अक्सरियत से रहे, इन्होंने पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम सही नहीं किया। इमरान खान ने धरना दिया, अगर एक धरना तालीम के लिए दे देते, एक धरना अदलिया के लिए दे देते, तो कुछ चेंज आ सकता था। मेरा ये सवाल आपसे। बहुत अच्छा सवाल है ये, लेकिन वो वही बात है, फिर उस्तादी तो ना हुई ना। वो अपनी जगह। दूसरी बात है कि यार देखिए, ये धरनों से हल होने वाली काम नहीं है। नहीं वैसे ये कोई एक पॉलिटिकल स्टंट या एक क्यों नहीं है, मुझे बताओ। अगर ये धरना वाकई तालीम के लिए, अच्छा कैसे, अच्छा सही है, नहीं दे ना, मैं मतलब हम देते ना कि नहीं 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज भाई कहे कि ठीक है आपकी इनकी जमात से तालीम के लिए दे। जब लोग कंसर्न है ना हेल्थ के लिए, नहीं तो क्या कहेंगे कि हम, अच्छा चलो कल फर्ज करें कि एक धरना हो जाता है तालीम के लिए, वो क्या कहेंगे जब तक 90% जब तक 90% लिटरेसी नहीं होती हम धरना जारी रखेंगे। नहीं लेकिन एजुकेशन फॉर ऑल के लिए ये शायद काबिल अमल ना हो, लेकिन सिविल सोसाइटी का ग्रेजुअल प्रेशर जो है बहरहाल काउंट करता है सिविल सोसाइटी को मजबूत। मैं वो धरने की बात नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूं धरने से मुराद होता है एक सिंगल पॉलिटिकल स्टंट। इस काम के लिए आपको दहाइयों की मेहनत चाहिए सर। मैं यही कह रहा हूँ कि क्विक फिक्सेस नहीं होते इन चीजों के। मतलब ये देश हमारा है, हमने बड़ी आसान उसको बिगाड़ा है, तो संवारने में भी टाइम लगेगा। हाँ। सही कह रहे जी। एनीवेज नदीम शहजाद साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो भाई फरमाइए, क्या हाल है? भाईजान मैं ये कह रहा था, ये सारा मीडिया ये प्रोग्राम करता है तो गरीब आदमी के लिए भी करो। ये है ना प्रोग्राम आपके लिए, आप बोले ना। तो आपकी कॉल आप बोल रहे हैं, और क्या चाहिए? बोलिए जो बोलना है। मैं ये कह रहा हूँ, जो शख्स 300 रुपए रोज का कमाता है, जो 400 कमाता है, एक दिहाड़ी लगती है एक नहीं लगती, उसके बारे में सोचो भाई। उसकी बात तो कोई करता ही नहीं, तो सारे लोग करिए बात, आप बताएं क्या बात सुने। हमारा 7,000 8,000 रुपया तो महीने का आमदन है और 4,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता है। भाईजान आप बड़े लोगों की बातें करते हैं, किसी गरीब आदमी की कोई आदमी नहीं सुनता जो रोजाना डेली बेस पर काम करता है। जिस शख्स को एक दिन दिहाड़ी ना लगे तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। हैरत ये है भाईजान कि 8,000 रुपए महीना अगर आप कमा रहे हैं तो आप जिंदा कैसे हैं? और जिंदा बता तो रहा हूँ आपको, 8,000 ही बनता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ना मानो तो ना मानो। हाँ, जो किराए का मकान है, मेरी बात सुने, जो किराए के मकान में रहता है, जिसके 2 बच्चे, माँ बीमार है, किसी आप उसकी तरफ तो कोई प्रोग्राम कोई शख्स नहीं करता, उसकी तरफ तो देखता भी कोई नहीं है। बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं वो, करोड़ों की बातें। कैसे गुजरता है महीना 8,000? कैसे गुजरता है ये आपको यही तो कह रहा हूँ। आप मेरे पास आए, मैं आपको बताऊं कैसे गुजरता है। आप 1 घंटे में आपको पता चल जाए। आप टीवी और बैठ कर बातें करते हैं, सिर्फ सुनते किसी की, गरीब की सुनते नहीं है। आपका प्रोग्राम अच्छा है, लगा है तो मैंने कॉल की है। जी बिल्कुल। नदीम भाई तो बताएं कि क्या हल है आपकी नजर में इसका? तो कहो कि ये 2, 4, 6 महीने इनकी हुकूमत रह गई है, जाते जाते अल्लाह पाक ने इनको अरबों डॉलर दिए हुए हैं। कुछ ना कुछ 10, 20, 50 कुछ सस्ता करे, कोई महंगाई कम करे, किसी को खाने को मिल जाए, कोई सुकून के साथ सो जाए। तो दूध वाला के पैसे रोक लेते हैं तो दूसरे को दे देते हैं, उससे रोक लेते हैं तो उसको दे देते हैं। आपको क्या बताएं कैसे गुजर रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं नदीम भाई। ज्यादा फरमाइश भी नहीं यार, बेसिक नीड्स तो मिल जाए। सही है, नेशनल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और इसी कॉल के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है। मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।